ये बात जानकर आप शॉक हो जाओगे कि इंडिया में 10, 12 या 15 लैंग्वेज नहीं बल्कि सभी ऑफिशियल, रीजनल और लोकल लैंग्वेज मिलाकर टोटल 19,500 लैंग्वेज बोली जाती है। तो क्या भारत के लोगों को ये सारी भाषाएं सीखनी पड़ेगी? क्योंकि अभी तो ये लैंग्वेज डिस्प्यूट एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच हो रहा है, लेकिन अगर ये विवाद ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो कल को आपको एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए वहां की लोकल लैंग्वेज सीख कर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में तो हर 10 किलोमीटर पर भाषा में अंतर आना शुरू हो जाता है। इसीलिए काफी ज्यादा सीरियस मुद्दा बन जाता है और इस पर बात करना भी जरूरी है। अब आपको इस लैंग्वेज डिस्प्यूट की गंभीरता को जानने के लिए एक बार श्रीलंका का इतिहास जरूर जान लेना चाहिए। दरअसल ईयर 1956 में श्रीलंका में सिन्हाले ओनली एक्ट नाम से एक बिल पास होता है, जिसमें अकेले सिन्हाले लैंग्वेज को देश की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसके चलते श्रीलंका की जो माइनॉरिटी तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो इस बात से काफी ज्यादा ऑफेंड हो जाती है। और ईयर 1976 में LTTE यानी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, जो श्रीलंका की सिन्हाले डोमिनेटिंग गवर्नमेंट से लड़ने का काम करती है। इसके बारे में शायद आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन ये LTTE कोई नॉर्मल आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, बल्कि इनका खुद का पॉलिटिकल विंग और मिलिट्री विंग था, जिसमें से मिलिट्री विंग भी 3 पार्ट में बटा हुआ था। इसमें पहला था नेवी विंग, फिर एयर विंग और लास्ट में सुसाइड बॉम्बिंग यूनिट, जिसके चलते इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक और घातक माना जाने लगा। अब ईयर 1976 से 1983 के बीच ये लड़ाई थोड़े छोटे पैमाने पर चलती है, जिस बीच LTTE भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्रूट करते हुए उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू करता है, ताकि इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। लेकिन ईयर 1983 तक आते आते श्रीलंका के हालात इतने खराब हो जाते हैं कि वहां सिविल वॉर शुरू हो जाती है। अब ये सिविल वॉर श्रीलंका तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि इसका असर भारत पर भी पड़ने लगता है, क्योंकि श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स के क्लोज एंसेस्टर्स रिलेशन रहे हैं, जिसके चलते तमिलनाडु की सरकार द्वारा इंडियन गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया जाने लगा कि वो श्रीलंकन तमिल्स की मदद करें। अब भारत को श्रीलंका के सिविल वॉर को देखते हुए इसमें इंटरवीन करना पड़ा, क्योंकि इसका असर भारत की यूनिटी और सोवरेनिटी पर भी पड़ सकता था, जिसके चलते 4 जुलाई 1987 को भारत श्रीलंका के सिविल वॉर के बीच LTTE की मदद करते हुए उन्हें खाना और दवा जैसी जरूरत का सामान भेजता है। और फिर 29 जुलाई 1987 को भारत और श्रीलंका के बीच एक इंडो श्रीलंका एग्रीमेंट साइन होता है, जिसके तहत भारत श्रीलंका के सिविल वॉर को रोकने में मदद करेगा, क्योंकि इस सिविल वॉर से लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए और श्रीलंका की इकोनॉमी भी पूरी तरह से डूबती जा रही थी, जिसके चलते 38 जुलाई 1987 को इंडिया अपनी पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में भेजता है, ताकि वहां की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और LTTE के लीडर प्रभाकर के बीच एक मीटिंग तय होती है, जिसमें राजीव गांधी उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहते हैं कि वो अपने लोगों से सरेंडर करने को बोल दें, बाकी सब ठीक होगा। जिसके चलते प्रभाकरन भी राजीव गांधी की बात मानते हुए अपने लोगों से श्रीलंका गवर्नमेंट के आगे सरेंडर करने को बोलते हैं। लेकिन जब LTTE के मेंबर श्रीलंकन गवर्नमेंट के आगे सरेंडर करते हैं तो उसमें से 17 मेंबर श्रीलंकन आर्मी की हिरासत में ही मारे जाते हैं, जिसके चलते हिंसा कम होने के बजाय और ज्यादा भड़क जाती है। अब क्योंकि LTTE के मेंबर ने राजीव गांधी के कहने पर यह सरेंडर किया था, तो वो उनसे नाराज होकर इंडिया की पीस कीपिंग फोर्स का विरोध करने लगते हैं, जिसके चलते श्रीलंका में इंडिया की पीस कीपिंग फोर्स और LTTE के बीच तनाव शुरू हो जाता है, जिसमें इंडिया के लगभग 1000 सैनिक शहीद हो जाते हैं और LTTE के भी लगभग 5 से 6000 लोग मारे जाते हैं। इसके चलते LTTE के मन में भारत को लेकर इतनी नफरत पैदा हो चुकी थी कि वो 21 मई 1991 को भारत के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी का असैसिनेशन कर देते हैं। सोचिए, जो विवाद 2 समुदायों के बीच भाषा को लेकर शुरू हुआ था वो कहां जाकर खत्म होता है, जिसमें श्रीलंका ही नहीं बल्कि भारत को भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। अब आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं
कि भारत में ये जो लैंग्वेज डिस्प्यूट चल रहा है ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बल्कि बहुत ही सीरियस मैटर है। और हमारे देश में तो ये विवाद 2 भाषाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे कई सारे राज्य हैं जो वहां की भाषा ना बोलने पर उनके साथ मारपीट करते हैं, जिसमें इस वक्त महाराष्ट्र में ये विवाद सबसे ज्यादा चल रहा है, जहां MNS के वर्कर्स द्वारा मराठी ना बोलने पर कभी किसी बुजुर्ग दुकानदार को पीटा जाता है तो कभी किसी शोरूम में तोड़फोड़ की जाती है। लेकिन यहाँ मराठी ना बोलने वाले लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि उन्हें मराठी ना आने से मराठी लैंग्वेज की डिसरिस्पेक्ट कैसे हो सकती है। तो फिर इस लॉजिक से तो दुनिया में कितने सारे देश हैं जिन्हें दूसरे देश की भाषा नहीं आती, ऐसे में तो सभी देशों को एक दूसरे पर हमला कर देना चाहिए, क्योंकि इस लॉजिक के हिसाब से तो सभी देश एक दूसरे की भाषा का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। वैसे जिस महाराष्ट्र में हिंदी भाषा का इतना विरोध किया जा रहा है वहां सिर्फ मराठी नहीं बोली जाती, बल्कि कोंकणी, अहिरानी, वरहाड़ी और डंगी भाषा भी महाराष्ट्र की रीजनल लैंग्वेज है। तो क्या अब अगर MNS के वर्कर्स को ये भाषाएं नहीं आती तो क्या अब उनके साथ भी मारपीट की जानी चाहिए? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत कोई विवादों का देश नहीं बल्कि सभ्यताओं का देश है, जहां अगर 2 अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग एक साथ मिलकर रहते हैं तो वहां विवाद नहीं बल्कि एक नई भाषा निकल कर आती है। जैसे बिहार और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर इलाकों में सूरजपुरी लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि बंगाली, मैथिली, हिंदी और असमी लैंग्वेज से मिलकर बनी है। तो वहीं तमिलनाडु के मदुरई डिस्ट्रिक्ट में सौराष्ट्र लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि गुजराती, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ लैंग्वेज से मिलकर बनी है। इसके अलावा गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कोंकणी लैंग्वेज भी काफी बोली जाती है, जो कि मराठी, कन्नड़ और संस्कृत लैंग्वेज से मिलकर बनी है। अब ऐसे देश में भाषा पर कैसे विवाद हो सकता है, जहां अगर 2-3 अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग एक साथ मिलकर रहते हैं तो वहां से एक नई भाषा सामने निकल कर आती है। लेकिन आज जिन भी राज्यों में भाषाओं के नाम पर यह विवाद हो रहा है उन सबके पीछे नेताओं का हाथ है, ताकि वो भाषा के नाम पर अपना वोट बैंक पक्का कर सके। अब महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने पब्लिकली अपने भाषण में अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए कहा कि अगर कोई मराठी बोलने से मना करे तो उसे पहले प्यार से समझाना, और अगर फिर भी ना माने और उसे पीटने की नौबत आ जाए तो एक बात का ध्यान रखना कि कोई वीडियो ना बनाए। सोचिए, जो नेता अपने कार्यकर्ताओं को पब्लिकली लोगों को पीटने के लिए एडवाइस देता है वो राजनीति के लिए किस हद तक जा सकते हैं। मेरा आप सबसे बस यही कहना है कि हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिए हैं, लेकिन अब किसी भी जाति या भाषा के नाम पर बटकर हमें इस देश को कमजोर नहीं करना, क्योंकि महाराष्ट्र में तो अभी BMC के चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भाषा के नाम पर एक साथ आए हैं ताकि वो ये MNC के चुनाव जीत सके। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि कोई भी पार्टी इतने छोटे से इलेक्शन के लिए एक साथ क्यों आएगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि BMC भारत की सबसे अमीर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जिसका सालाना बजट 74,427 करोड़ रुपए है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इस चुनाव के लिए क्यों इतना जोर लगा रहे हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो से आपको कुछ नया या इंटरेस्टिंग जानने को मिला हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।